Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to study about chapter number 5 of class 7th history, and the chapter's name is Rulers and Buildings. So first of all, if you haven't watched the earlier chapters, then please click on the I button. There you will find the playlist. And if you are new to the channel, then please subscribe it and don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. Let's start with our today's chapter, Rulers and Buildings. So as the name suggests, in this chapter, we are going to study about the rulers and the buildings. So we will see how different kind of buildings were made by different rulers, what were the different kind of architectural forms, and we will compare the one kind of architecture in one part of our subcontinent with the other part of subcontinent, and we will also learn about some prominent buildings. So let's begin. सो फर्स्ट पेज पर ही ये पिक्चर बनी हुई है एंड आई एम श्योर दैट आपको पता होगा कि ये पिक्चर किस चीज़ की है, किस बिल्डिंग की है. तो हाँ, ये कुतुब मीनार की पिक्चर है जो कि दिल्ली में है. तो इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं. सो लगभग 1199 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार को बनवाना स्टार्ट किया था. तो जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो डिज़ाइन है एक तरह से आर्क्स हैं, इस तरह से कर्व्स हैं और ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस हैं. ठीक है, तो कितने सुंदर तरीके से अगर आप इसको देखोगे तो कितने सुंदर तरीके से इसमें बनाया हुआ है. और ये सब बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रिसिशन की ज़रूरत लगती थी, बहुत ही ज़्यादा स्किल की ज़रूरत होती थी. कोई भी ऐसे ही कोई नहीं बना पाता था, राइट. और जैसे कि आप ये डिज़ाइन देखोगे, ये वाले जो यहाँ पे बनाए हुए हैं, ये सब हाथ से बनाए हुए हैं, किसी की मशीनों से नहीं बनाए हुए. तो आप देखो कि आज से 800 साल पहले लगभग लोगों ने इसे कितने अच्छे से बनाया था. उनके पास तब कोई मशीनें नहीं थी, सब खुद करना पड़ता था. और अगर आप यहाँ देख सकते हो तो आपको यहाँ पे दो बैंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शन मिलेंगे कि यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है इन लोगों ने, है ना. तो पहला तो ये रहा इस तरफ और फिर नीचे यहाँ पे है. तो ये जो इंस्क्रिप्शन है आप देख सकते हो कि ये अरेबिक भाषा में लिखा हुआ है. और आप देखोगे कि जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पे कर्व्स हैं और इस तरीके से ज्योमेट्रिकल डिजाइन है एकदम. तो ऐसे सरफेस पे इतने अच्छे से कोई इंस्क्रिप्शन करना आसान काम तो नहीं हो सकता, है ना. सो इस तरह के काम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड क्राफ्ट पर्सन्स की ज़रूरत होती थी, बहुत ही एक्यूरेसी की ज़रूरत होती थी कि आपको सब कुछ अच्छे से आना चाहिए. ठीक है, कोई भी ऐसे मुंह उठा के नहीं बना सकता ना इतने अच्छे से चीज़ों को. तो बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड लेबर की ज़रूरत पड़ी थी. और आज से 800 साल पहले 13th सेंचुरी में बहुत ही कम ऐसी बिल्डिंग्स होती थी जो कि स्टोन्स एंड ब्रिक्स से बनाई जाती थी. तो ऐसे समय में अगर इस तरीके की बहुत ही सुंदर बिल्डिंग बन रही है, पत्थर से बन रही है, तो ऐसे बिल्डिंग का उस समय पर क्या इम्पैक्ट रहा होगा, आप खुद सोच सकते हो कि उस टाइम पर तो एक आज भी इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और आज भी इतनी ज़्यादा सुंदर जिस मीनार को माना जाता है. तो सोचो आज से 800 साल पहले इस चीज़ की क्या वैल्यू होती होगी. अब कुतुब मीनार के बारे में थोड़ी सी और जानकारी देख लेते हैं कि जो कुतुब मीनार है ये 5 स्टोरी हाई बिल्डिंग है. अगर आप में से किसी ने देखा होगा इसको जाके तो आपको ज़रूर पता होगा, आपको इसकी जो खूबसूरती आपने खुद से देखी होगी. तो ये 5 स्टोरी हाई बिल्डिंग है और ये जो बैंड ऑफ इंस्क्रिप्शंस हैं, ये जो आप देख रहे हो, ये इसकी फर्स्ट बालकनी के अंडर है. और जो फर्स्ट फ्लोर है कुतुब मीनार का वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था. और बाकी जो फ्लोर्स हैं वो इल्तुतमिश के द्वारा बनवाए गए थे 1229 तक. और उसके बाद के सालों में भी ये जो पूरी बिल्डिंग है ये लाइटनिंग की वजह से, अर्थक्वेक्स की वजह से और बाकी सारे कारणों की वजह से ये डैमेज हुई. और उसको फिर दूसरे जो राजा थे जैसे अलाउद्दीन खिलजी हो गया, मोहम्मद तुगलक या फिरोज शाह तुगलक, तो इन सभी ने इनको टाइम टू टाइम रिपेयर करवाते रहे ये लोग, राइट. So between 8th and the 18th centuries, king and their officers built two kind of structures. तो 8 से लेके 18वीं शताब्दी तक जो राजा होते थे और जो उनके ऑफिसर्स होते थे उन्होंने दो तरह के स्ट्रक्चर्स बनवाए, दो तरह की एक तरह बिल्डिंग्स वगैरह बनवाई. ठीक है, तो पहली थी जैसे कि फोर्ट्स हो गए, पैलेसेस, गार्डन रेजिडेंसेस एंड टॉम्स, सेफ प्रोटेक्टेड एंड ग्रैंडियोस प्लेसेस ऑफ रेस्ट इन दिस वर्ल्ड एंड द नेक्स्ट. तो मतलब कि जो फर्स्ट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स थे वो उनके खुद के लिए थे, पर्सनल एक तरह से यूज़ के लिए कह सकते हैं कि उन्होंने बड़े बड़े फोर्ट्स बनवाए थे, महल बनवाए थे, गार्डन रेजिडेंसेस बनवाए थे, ऐसे रेजिडेंसेस जिनके चारों तरफ गार्डन वगैरह हो. फिर उन्होंने टॉम्स बनवाई थी, मकबरे बनवाए थे. तो उन्होंने अपने लिए कुछ इस तरह की बिल्डिंग्स बनवाई जो कि उनके लिए इस दुनिया में वो चैन से जी सकें, एक सेफ प्लेस उनके रहने के लिए हो, और जो उनकी नेक्स्ट लाइफ है, मरने के बाद वाली लाइफ है,
तो उसके लिए भी उन लोगों ने एक अपने अच्छे से बिल्डिंग्स वगैरह बनवाई थी, ठीक है। जो टॉम्ब वगैरह होती हैं वो तो मरने के बाद ही काम आएंगी ना, तो उन लोगों ने इस वर्ल्ड में भी और ताकि जो नेक्स्ट वर्ल्ड है उसमें भी वो लोग चैन की जिंदगी और मतलब कि एक सेफ प्लेस उन लोगों ने अपने लिए बनवाया था। और जो सेकंड काइंड ऑफ स्ट्रक्चर थे वो पब्लिक एक्टिविटी के लिए थे, जैसे कि टेम्पल्स हो गए, मॉस्क्स हो गए, टैंक्स, वेल्स, कार्बनसराइज एंड बाजार्स। तो इस तरह के जो पहले तो हो गए उनके पर्सनल यूज के लिए, और दूसरे हो गए पब्लिक एक्टिविटीज के लिए, जैसे कि मंदिर हो गए, मॉस्क हो गए, टैंक वगैरह पानी के स्टोर करने के लिए, बाजार हो गए। तो ये सभी चीजें उन लोगों ने पब्लिक एक्टिविटीज के लिए बनवाई थी। अब हम सबको पता है एक राजा का काम क्या होता है कि वो अपने प्रजा की देखभाल करे, उसको अच्छे से रखे। तो जब कोई राजा इस तरह के स्ट्रक्चर बनवाता था पब्लिक एक्टिविटी के लिए, ताकि जो उसकी प्रजा है उसको थोड़ी सहूलियत मिल सके, कुछ फायदा मिल सके, तो जब इस तरीके के कोई स्ट्रक्चर्स बनवाता था कोई राजा, तो वो क्या उम्मीद करता था कि अगर मैं अपनी प्रजा के लिए कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स वगैरह बनवाऊंगा तो मेरी प्रजा खुश होगी और मेरी तारीफ करेगी, तो सब कुछ एकदम अच्छा अच्छा चलेगा कि राजा खुश प्रजा खुश। ठीक है। अब ऐसा नहीं था कि ये जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हैं ये सिर्फ और सिर्फ राजा रानियों ने करवाई हों, इसके अलावा जो दूसरे बड़े बड़े लोग थे, अमीर लोग थे, जैसे कि मर्चेंट्स वगैरह हो गए, उन्होंने भी ये बिल्डिंग्स बनवाई थी। जैसे कि टेम्पल्स बनवाए उन्होंने, मॉस्क बनवाए, वेल्स बनवाए, तो कुछ इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स थे वो मर्चेंट्स वगैरह ने बनवाए। अब हम डोमेस्टिक आर्किटेक्चर की बात करें कि जैसे वैसी बिल्डिंग्स, वैसे घर वगैरह जिनमें आम आदमी रहते थे या फिर जो नॉर्मल मर्चेंट्स वगैरह रहते थे अपनी बड़े बड़े मैनिसन्स में, हवेलीज में, तो वो हमें 13th सेंचुरी के टाइम की कह सकते हैं हमें नहीं मिलेंगी। वो हमारे पास लगभग 18th सेंचुरी के बाद वाले जो ऐसे डोमेस्टिक आर्किटेक्चर है वो अवेलेबल है, उससे पहले के हमारे पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जिस मटेरियल से वो लोग बनाते होंगे वो इतना अच्छा नहीं होगा, वो सस्टेन नहीं कर पाया, ठीक है। तो कुछ भी कारण हो सकता है, तो 18th सेंचुरी के बाद वाले जो डोमेस्टिक आर्किटेक्चर है वो आपको देखने मिल जाएंगे। सो ये वाला सेक्शन हमारे लिए एक तरह से इंट्रोडक्शन था पूरे चैप्टर का, कि इसमें हम किस तरह क्या क्या चीज़ें देखने वाले हैं, कि किस तरह हमारे जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और हम इमेजिन कर सकते हैं कि बिना मशीनरीज के, बिना किसी टेक्नोलॉजी के उन लोगों ने कितनी ज़्यादा सुंदर चीज़ें बनाई, जो कि आज के टाइम पे भी बनाना मुश्किल होगा, एक तरह से इतना आसान नहीं होगा, राइट। तो हमें इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा वैल्यू करनी चाहिए, एडमायर करना चाहिए। अब हम अगले सेक्शन में हम देखेंगे कि इन बिल्डिंग्स को, इन स्ट्रक्चर्स को बनवाने के लिए किस तरह की इंजीनियरिंग स्किल्स लगती थी, किस तरह इनकी कंस्ट्रक्शन की जाती थी, तो वो सभी चीज़ें हम देखेंगे। इंजीनियरिंग स्किल्स एंड कंस्ट्रक्शन। सो पिछले सेक्शन में हमने कुतुब मीनार के बारे में पढ़ा, हमने देखा कि वो एक 5 स्टोरी हाई बिल्डिंग थी। अब इतनी ऊंची बिल्डिंग को इतने सुंदर तरीके से बनाने के लिए डेफिनेटली स्किल की तो ज़रूरत होगी, बट फिर भी उन किस तरह ऐसी बिल्डिंग्स को क्राफ्टमैन ने बनाया होगा, क्या क्या स्किल्स, क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज की गई होंगी, है ना। अब उस टाइम पे तो क्रेन वगैरह नहीं थी, तो किस तरीके से इतनी बड़ी बिल्डिंग्स इतने सुंदर तरीके से बनाई। तो इस सेक्शन में हम यही देखेंगे कि मिडेवल हिस्ट्री में जो अलग अलग बिल्डिंग्स थी, स्ट्रक्चर्स थे, उनको बनाने के लिए किस तरह की इंजीनियरिंग स्किल्स का यूज किया गया, और फिर हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आर्किटेक्चर भी देखेंगे कि किस तरह अलग अलग बिल्डिंग्स अलग अलग टाइम पे बनाई गई थी। So monuments provide an insight into the technologies used for construction. तो जब हम monuments को देखते हैं तो उससे एक तरह से हमें आइडिया लगता है कि उन monuments को बनाने के लिए उस वक्त पर क्या टेक्नोलॉजी यूज की गई होगी, उनको किस तरह बनाया गया होगा। अब जैसे कि मैं आपको बोलूँ कि आपको एक छोटा सा रूम बनाना है, बहुत छोटा सा, तो आप बोलोगे तो बहुत ईजी है, मैं 5 कार्डबोर्ड लूंगा, 4 कार्डबोर्ड चारों तरफ लगा दूंगा, दीवार बना दूंगा, और उसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल वाला कार्डबोर्ड लगा के छत डाल दूंगा, तो बन गया मेरा पूरा रूम, है ना। तो आप ऐसे बना दोगे। बट अगर मैं आपको कहूँ कि आपको एक बहुत बड़ा रूम बनाना है और उसमें सुंदर सुंदर डिजाइन वगैरह डालने हैं, तो आप कैसे करोगे। ठीक है, आपको इलेबोरेट सुपर स्ट्रक्चर बनाने हैं तो आप कैसे करोगे। तो फिर इस तरह से बहुत इलेबोरेटेड सुपर स्ट्रक्चर बनाने के लिए, बहुत ही बड़ी बिल्डिंग बनाने के लिए आपको सोफिस्टिकेटेड स्किल्स की भी जरूरत होगी, है ना। स्किल्स की जरूरत होगी, टेक्नोलॉजी की जरूरत होगी, किसी ना किसी तरीके से आपको उसे बनाना पड़ेगा। ऐसे तो है नहीं कि चुटकी बजाई और बन गई बिल्डिंग, ऐसा तो नहीं होगा, राइट। सो 7th से लेके 10th सेंचुरी का जो पीरियड था, इसमें क्या हुआ, धीरे धीरे आर्किटेक्ट्स ने और ज्यादा रूम्स, डोर्स एंड विंडोज को वो लोग ऐड करने लग गए बिल्डिंग्स में, ठीक है। तो इस 7 से लेके 10th सेंचुरी से पहले वाला जो पीरियड था उसमें इतने ज्यादा रूम्स एंड डोर वगैरह नहीं बनाए जाते थे बिल्डिंग्स में, बट उसके बाद इस पीरियड में और भी ज्यादा डोर्स, विंडोज एंड रूम्स वो लोग बनाने लग गए। अब ये लोग डोर्स एंड रूम्स एंड विंडोज को जिस तरीके से बना रहे थे, वो क्या था, सिंपल सा 2 वर्टिकल कॉलम्स इस तरीके से रखे और उनके ऊपर हॉरिजॉन्टल बीम्स वो लोग देने लग गए इस तरीके से, ठीक है।
ऐसे करके वो लोग बनाने लग गए, जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हो। राइट, सो ये जो पिक्चर है यहाँ देखोगे आप, पहले दो वर्टिकल कॉलम्स हैं इस तरीके से, और उसके बाद हॉरिजॉन्टल बीम्स डाले हुए हैं, इस तरह ये ईंटें बिछाई हुई हैं एक इस तरह की शेप बनाने के लिए, ठीक है। और इस वाली टेक्निक को क्या कहते हैं, ट्रेबिएट या फिर कॉर्बेल्ड स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, ठीक है। सो 8th से लेकर 13th सेंचुरी तक ये जो ट्रेबिएट स्टाइल है वो देखने मिला टेम्पल्स में, मॉस्क में, टॉम्स में। और जैसे कि लार्ज स्टेप जो वेल्स होते हैं, बाउलीज होते हैं, तो उन सब ऐसी बिल्डिंग्स में, ऐसे स्ट्रक्चर्स में वो लोग ट्रेबिएट स्टाइल का यूज करते थे, ठीक है। अब ट्रेबिएट या फिर कॉर्बेल्ड दोनों सेम ही है, और उसमें क्या होता है कि दो वर्टिकल कॉलम होते हैं और उसमें इस तरीके से हॉरिजॉन्टल बीम्स डाली जाती हैं और एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, राइट। सो 12th सेंचुरी में दो टेक्नोलॉजिकल एंड स्टाइलिस्टिक डेवलपमेंट्स देखने मिलती हैं। सो पहली है, द वेट ऑफ द सुपरस्ट्रक्चर अबव द डोर्स एंड विंडोज वाज समटाइम कैरिड बाय आर्चर्स एंड दिस आर्किटेक्चरल फॉर्म वाज कॉल्ड आर्क्वेट। अब इसमें क्या होता है कि ये जो सुपर स्ट्रक्चर है, जो भी विंडोज एंड गेट्स वगैरह ऊपर बनने वाला है, तो उस सुपर स्ट्रक्चर का वेट अब ये आर्चर्स जो है वो संभालेंगी, ठीक है। तो पहले वाले स्टाइल में क्या हो रहा था कि इस वाले स्टाइल में जो ट्रेबिएट या कॉर्बेल्ड स्टाइल था, इसमें वेट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं था, तो सबसे ज्यादा वेट जो है वो इस वाले हिस्से पे जा रहा था और बाकी जगह इतना वेट नहीं था। और आप देखोगे कि यहाँ एक तरह से जैसे हवा में सब कुछ है और इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये स्ट्रक्चर नहीं है। बट अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे कुछ इस तरीके से बनाया गया इस स्ट्रक्चर को, आर्क्वेट को, कि यहाँ पे देखो साइड में पहले इस तरह से स्टोन्स डाल दिए गए हैं एक आर्च बनाने के लिए, और बीच में डाला एक की स्टोन, राइट। तो जैसे कि इन्होंने क्या किया, दो पिलर्स इस तरीके से खड़े किए, और उसके बाद यहाँ पे फिर इस तरह से इस शेप के स्टोन्स ये लोग डालने लग गए, ठीक है, एक आर्च बनाने लग गए। तो जैसे पहले यहाँ तक बना दिया दोनों तरफ से, तो इन लोगों ने इस तरीके का स्ट्रक्चर बना लिया, और बीच में ये जो जगह बची इसमें एक की स्टोन फंसा दिया। अब जब इस तरीके के शेप में यहाँ पे स्टोन फंसा देंगे तो एकदम फंस जाएगा, ये नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। और इस स्ट्रक्चर की वजह से इस पूरे आर्च में जो पूरा वेट है ऊपर वाले सुपर स्ट्रक्चर का, वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा, राइट। तो ये रहा आपका की स्टोन, ये रहा, और इस की स्टोन के कारण पूरा जो भार है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है कि सिर्फ इसी पे सारा वेट जा रहा है, क्योंकि एकदम, और ये और ज्यादा मजबूत है, ठीक है। पहले वाले जो स्टाइल है ट्रेबिएट स्टाइल से ये और भी ज्यादा मजबूत है। और दूसरे जो टेक्नोलॉजिकल एंड स्टाइलिस्टिक डेवलपमेंट थी वो थी लाइमस्टोन सीमेंट वाज इंक्रीजिंगली यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन। कि अब कंस्ट्रक्शन में जो लाइमस्टोन सीमेंट है उसे बहुत ज्यादा यूज करा जाने लग गया था, और ये जो सीमेंट है ये बहुत ही हाई क्वालिटी की थी। इसमें क्या था कि इसमें स्टोन चिप्स और मिला दिए जाते थे, जिसकी वजह से एकदम हार्ड कंक्रीट की तरह बन जाता था, ठीक है। ये पहले से ही बहुत ही अच्छी क्वालिटी की सीमेंट थी, और इसमें से स्टोन चिप्स और मिला दी, छोटे छोटे जो कंकड़ पत्थर होते हैं वो और मिला दिए, और उससे जब ये लोग बिल्डिंग्स बनाते थे तो और भी ज्यादा मजबूत पकड़ बनती थी, कि आज भी ये बिल्डिंग्स जो है हमारे सामने खड़ी हैं, इतनी ज्यादा मजबूती से ये बनते थे। और इस यूज की वजह से, लाइमस्टोन सीमेंट के यूज की वजह से जो कंस्ट्रक्शन है वो और भी ज्यादा आसान हो गई। अगर हम लार्ज स्ट्रक्चर्स की बात करें कि जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हैं उनकी कंस्ट्रक्शन और भी आसान हो गई और जल्दी हो गई। सो अब आप ये जो पिक्चर देख रहे हो ये अकबरनामा से एक पेंटिंग ली गई है। अकबरनामा हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, किसने लिखा था, अबुल फजल, राइट। सो 1590 से लेकर 1595 के बीच की ये पिक्चर है, और इसमें क्या किया जा रहा है, इसमें जो आगरा फोर्ट का वाटर गेट है वो कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। तो इसमें आप देख सकते हो किस तरह सीमेंट वगैरह यूज हो रही हैं, किस तरह प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है जिसके थ्रू जो वर्टिकल कॉलम्स हैं उनको ऊपर चढ़ाया जा रहा है। तो इस तरीके से पूरी कंस्ट्रक्शन की जा रही है। और इसके ऊपर ये वाली जो पिक्चर है ये ट्रू आर्च की पिक्चर है, ये अलाई दरवाजा है। आप देख सकते हो कि इसमें कितने सुंदर से ये ट्रू आर्च दी हुई है। तो इसमें वही वाला जो आर्क्विट स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है वो इसमें यूज किया हुआ है, ठीक है। तो इस सेक्शन में हमने मेन टू स्टाइल्स ऑफ आर्किटेक्चर पढ़े। पहला था ट्रेबिएट और कॉर्बेल्ड, और दूसरा था आर्क्विट। तो आर्क्विट जो है वो 12th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ, और जो ट्रेबिएट या फिर कॉर्बेल्ड है उसको 7th से लेके 10th तक जो सेंचुरी थी उसमें नॉर्मली यूज किया जाता था। बट 8th से लेके 13th सेंचुरी के बीच में ये टेम्पल्स, मॉस्क और इन सब चीज़ों में यूज किया जाता था इस स्टाइल को, राइट। और उसके बाद हमने देखा कि जो 12th सेंचुरी में जो दूसरी डेवलपमेंट थी वो ये थी कि लाइमस्टोन सीमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा यूज की जा रही थी, और जिसकी वजह से जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, उनकी कंस्ट्रक्शन बहुत ही आसान और तेज हो गई थी।
टेम्पल कंस्ट्रक्शन इन द अर्ली 11th सेंचुरी। सो 999 में चंदेला डायनेस्टी के एक राजा थे धंगदेव। उन्होंने कांद्रीय महादेव टेम्पल बनवाया था भगवान शिव की पूजा के लिए। सो आप ये जो फिगर देख रहे हो 3B, इसमें उस टेम्पल का प्लान दिया हुआ है। ठीक है, जो हम बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, पहले प्लान बनाते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे ये वाले सेक्शन में दी हुई है। An ornamented gateway led to an entrance and the main hall Mahamandapa, where dances were performed. तो जो मेन गेटवे है वो बहुत ही भव्य है, ऑर्नामेंटेड है, और फिर उस गेटवे के थ्रू अंदर जाया जाता है। और जब जाते हैं तो फिर क्या आता है, सबसे पहले मेन हॉल आता है, और मेन हॉल को महामंडपा भी कहा जाता है। तो महामंडपा एक तरह से एक बहुत ही बड़ा सा हॉल है, ठीक है, और उस हॉल में डांसेस वगैरह परफॉर्म होते हैं। लोग जो आम आदमी वगैरह हैं वो वहां आके इकट्ठे होते हैं और पूजा पाठ करते हैं। द इमेज ऑफ द चीफ डेटी वॉज केप्ट इन द मेन श्राइन गर्भगृह। तो जो सबसे अंदर वाली श्राइन है, जो गर्भगृह है, वहां पे जो भगवान है, जो जिनकी पूजा के लिए मंदिर बनाया गया है, भगवान शिव, उनकी मूर्ति रखी जाती है। सो गर्भगृह में ही पूरी पूजा पाठ होती है, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ राजा, उनकी इमीडिएट फैमिली, मतलब जो उनकी पेरेंट्स वगैरह हैं, उनके जो स्पाउस हैं और बच्चे हैं, सिर्फ इमीडिएट फैमिली जा सकती है और प्रीस्ट जा सकते हैं। इसके अलावा और कोई गर्भगृह में नहीं जा सकता था पूजा करने के लिए। तो जो खजुराहो कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे रॉयल टेम्पल्स हैं जहाँ पे कॉमनर्स का आना अलाउड नहीं था, जहाँ पे आम आदमी जो है वो नहीं जा सकते थे। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो राजा रानी थे वही पूजा कर सकते थे। द टेम्पल्स वर डेकोरेटेड विद इलेबोरेटली कार्व्ड स्कल्पचर्स। तो बहुत ही बड़े बड़े जो स्कल्पचर्स वगैरह थे वो बनाए जाते थे इन मंदिरों के आसपास, और उनको उनसे और सजाया जाता था, डेकोरेट किया जाता था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट राजा राजेश्वर टेम्पल एट थंजावुर। तो ये जो राजा राजेश्वर टेम्पल है, इसका टॉलेस्ट शिखर था अमंग द टेम्पल्स ऑफ इट्स टाइम। मतलब कि जिस टाइम पे ये टेम्पल बनाया गया था उस टाइम पे सबसे ऊंचा इसका शिखर था। शिखर क्या होता है? शिखर है ये जो कोन टाइप स्ट्रक्चर बनाया हुआ है इन लोगों ने, तो ये वाला ये है शिखर। और इसी के नीचे क्या होता है, मंडप, वो होता है गर्भगृह, जहाँ पे मेन डेटी की मूर्ति रखी जाती है और फिर पूजा होती है, राइट। नाउ कंस्ट्रक्टिंग इट वाज नॉट एन इजी टास्क। हमें पता है कि भाई इतना बड़ा शिखर बना है, पत्थर वगैरह से बनाया गया है, तो उसको बनाना आसान काम नहीं होगा, क्योंकि उस टाइम पे तो क्रेन्स भी नहीं थी और बड़ी बड़ी मशीनें, टेक्नोलॉजी नहीं थी उस टाइम पे। तो डेफिनेटली इसको बनाना काफ़ी मुश्किल काम था। और बात करें तो इसका जो शिखर है उसके टॉप पर एक 90 टन का स्टोन है। तो इतना भारी स्टोन किस तरह वो लोग लाए होंगे, किस तरह उसे यहाँ पे फिट किया होगा। और उस टाइम पे अगेन मशीनरी तो थी नहीं, क्रेन्स तो थी नहीं, तो फिर कैसे किया होगा इन लोगों ने, और सारा काम जो है वो मैनुअली होना है। सो आर्किटेक्ट्स ने क्या किया, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि इतने भारी पत्थर को कोई इंसान उठा के बस यहाँ से चढ़े 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 और जाके फिट कर दे, ऐसा तो इम्पॉसिबल है। तो आर्किटेक्ट्स ने क्या किया, एक इंक्लाइंड पाथ बनाया। ठीक है, व्हाट दे डिड, दे बिल्ट एन इंक्लाइंड पाथ। तो उन्होंने क्या किया कि इस के जो शिखर के टॉप से लेकर और आगे तक एक ऐसे इंक्लाइंड पाथ बना दिया। क्योंकि आप देखोगे ये वाली जो स्लोप है ये तो बहुत स्टीप है एकदम, बट अगर इस तरीके की स्लोप बना दें हम और बहुत आगे तक, है ना, मेरी स्क्रीन कम पड़ेगी बल्कि, तो और आगे तक इस तरह से वो बना दें ताकि आदमी जो है इस पर आराम से चल पाए बिना किसी प्रॉब्लम के। तो इसलिए उन लोगों ने इस तरीके से एक इंक्लाइन पाथ बना दिया। द पाथ स्टार्टेड मोर देन 4 किलोमीटर अवे सो दैट इट वुड नॉट बी टू स्टीप। तो ये जो पाथ था, ये जो इंक्लाइन इस तरीके से पाथ बनाया है, ये लगभग 4 किलोमीटर पहले एक गांव पड़ता है वहां से स्टार्ट किया था, ताकि जो स्टीप है, इसकी जो स्लोप है वो बहुत ज़्यादा स्टीप ना हो, बहुत ज़्यादा खड़ी चढ़ाई ना हो, नॉर्मल रहे, स्लोप इतनी ज़्यादा ना रहे। और फिर क्या किया कि जो पत्थर है, जो इतना बड़ा स्टोन है, उसको रोलर्स पे रखा और रोल करते करते इसको ऊपर तक ले आए। तो काम थोड़ा आसान हो गया ना। तो इस तरह कुछ इसके टॉप पे जो स्टोन है उसको फिट किया। अब जब ये मंदिर बन गया तो फिर उसके बाद ये जो इंक्लाइंड पाथ बनाया था उसको डिसमेंटल कर दिया। बट जो उस गांव के रेजिडेंट्स थे उनको इस जो मंदिर है उसकी पूरी यादें उनके दिमाग में रहीं, कि उन्हें काफ़ी टाइम तक याद रहा कि अच्छा इस तरीके से उन लोगों ने बनाया था, इतना इंक्लाइंड पाथ निकाला था और हमारे गांव से शुरू किया था वो पाथ। तो इस तरह से लोगों के दिमाग में मेमोरी रही उसकी कंस्ट्रक्शन की। और आज भी वो जो विलेज है उसको चारू पल्लम के नाम से जाना जाता है, द विलेज ऑफ इंक्लाइन के, वो विलेज जहाँ से जो इंक्लिनेशन पाथ है वो स्टार्ट हुआ था। ठीक है, बिल्डिंग टेम्पल्स, मॉस्क एंड टैंक्स।
तो जो भी टेम्पल्स एंड मॉस्क होते थे उनको काफ़ी ज़्यादा सुंदर तरीके से ब्यूटीफुली उन्हें कंस्ट्रक्ट कराया जाता था। क्यों? क्योंकि ये जो थे ये प्लेस ऑफ वर्शिप थे, ये ऐसी जगह थी जहाँ पे लोग पूजा पाठ करते हैं। एंड दे वर ऑल्सो मेंट टू डेमोन्स्ट्रेट द पावर, वेल्थ एंड डिवोशन ऑफ द पैट्रॉन। मतलब कि जो राजा, जो इंसान इन मंदिरों को बनवा रहा है, ये मंदिर उस इंसान की पावर को, वेल्थ को और उसकी डिवोशन को, कि वो कितना भक्ति भाव रखता है, ये दिखा, एक तरह से मंदिर जो है ये भी दिखाते थे। ठीक है, तो जितना सुंदर बनता था, टेम्पल्स हो गए, मॉस्क हो गए, वो जितने सुंदर होते थे, जितने बड़े होते थे, एक तरह से वो क्या दर्शाते थे कि उतनी ही ज्यादा वेल्थ है राजा के पास, उतनी ही ज्यादा पावर है और उतना ही बड़ा वो भक्त है। अब जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पे राजा राजेश्वर टेम्पल का की बात करें, तो एक इंस्क्रिप्शन से पता चलता है कि राजा राजेश्वर टेम्पल को किंग राजा राजदेव ने बनवाया था अपने भगवान राजा राजेश्वरम की पूजा के लिए। अब इनके नाम में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इनके नाम बहुत ही ज्यादा मिलते जुलते हैं और उसका भी एक कारण है। आप देखोगे कि टेम्पल का नाम है राजा राजेश्वर टेम्पल, राजा का नाम है राजा राजदेव, और उनके भगवान का नाम क्या है? राजा राजेश्वरम। तो काफी सारे जो ये तीनों नाम है वो बहुत ही ज्यादा मिलते हैं। तो जो राजा का नाम हो गया राजा राजदेव और राजा राजेश्वरम, ये बहुत ज्यादा मिलते हैं। क्यों? क्योंकि जो किंग है एक तरह से वो ये दिखाना चाहता है कि वो भगवान की तरह अपने आप को दिखाना चाहता है। वो द किंग took the god's name because it was auspicious and he wanted to appear like a god। ये जो नाम है, भगवान का नाम है, ये बहुत ही शुभ है, मंगलकारी है और वो अपने आप को भी भगवान की तरह दिखाना चाहता था। और जो रिचुअल्स वगैरह होते हैं उनके थ्रू वो ये दिखाना चाहता था कि इस मंदिर में एक भगवान जो है राजा राजदेव, वो दूसरे भगवान की पूजा कर रहा है। दूसरे भगवान कौन हो गए? राजा राजेश्वरम। ठीक है, तो इन रिचुअल्स के थ्रू जो भी वो लोग पूजा पाठ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, उसके थ्रू वो ये दिखाना चाहते थे कि मंदिर में एक गॉड राजा राजदेवा, मतलब कि किंग, दूसरे भगवान की, जो कि खुद भगवान है राजा राजेश्वरम, उनकी पूजा कर रहे हैं। तो देखो किस तरह से वो अपने आप को एक तरह से भगवान की तरह दिखाना चाहते थे, कोशिश करते थे। सो द लार्जेस्ट टेम्पल वर ऑल कंस्ट्रक्टेड बाय किंग्स। तो जितने भी बड़े बड़े टेम्पल्स वगैरह थे वो राजा ही कंस्ट्रक्ट करवाता था। तो जो दूसरे लेसर डेटीज होते थे टेम्पल में, जो कि एक तो मेन देवता होता था और उसके बाद जो दूसरे देवी देवता होते थे, तो वो जो है वो उनके सब ऑर्डिनेट के, राजा के सब ऑर्डिनेट के देवी देवता होते थे, गॉड गॉडेसेस होते थे। So the temple was a miniature model of the world ruled by the king and his allies। तो ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो टेम्पल होता था ये एक तरह से उस दुनिया को दर्शाता है जिस जिस पर राजा और उनके अलाइज, उनके जो सहभागी हैं, जिस पर राज करते थे। ठीक है, तो एक तरह से वो मिनिएचर था, एक छोटी सी दुनिया में, एक छोटी सी जगह में उस पूरे सीन को, उस पूरी दुनिया को दर्शाया गया है जो कि राजा जिस पर रूल करता है। ठीक है, कि सबसे मेन देवता कौन हो गया? राजा, और जो दूसरे देवी देवता हैं वो हो गए राजा के अलाइज। और जैसे ही वो एक सभी लोग मिलके रॉयल टेम्पल्स में पूजा करते थे, तो ऐसा लगता था कि जैसे कि जो भगवान जस्ट रूल चाहते हैं, जो भगवान न्याय प्रिय शासन चाहते हैं, वो ये लोग लाए हैं धरती पर। ठीक है, तो जो राजा है, राजा ने भगवान के जो न्याय प्रिय शासन है, भगवान का जो जस्ट रूल है, उसको धरती पर उतार दिया है। तो ऐसा लगता था। अब अगर मुस्लिम्स की बात करें, तो जो मुस्लिम सुल्तान एंड बादशाह होते थे वो कभी भी ये तो दिखाते नहीं थे कि वो लोग भगवान हैं, वो अपने आप को भगवान की तरह नहीं दिखाते थे। बट जो पर्शियन कोर्ट के क्रॉनिकल्स थे, जो कि इतिहासकार थे, उन्होंने क्या लिखा है कि जो सुल्तान है वो शेडो ऑफ गॉड है, कि वो भगवान की परछाई है। कि मतलब जो राजा है, जो रूलर है, वो तो अपने आप को भगवान की तरह नहीं दिखा रहा, बट एक तरह से जो क्रॉनिकल्स हैं वो क्या कह रहे हैं कि जो राजा है वो भगवान की परछाई है, भगवान का साया है। अब कुवत अल इस्लाम जो मॉस्क है, उसकी एक इंस्क्रिप्शन क्या बताती है कि गॉड ने, भगवान ने खुद अलाउद्दीन को चुना एज किंग, कि किंग के तौर पर, राजा के तौर पर भगवान ने अलाउद्दीन को चुना, क्योंकि अलाउद्दीन के पास मोसेस एंड जो सुलेमान है उनकी तरह बहुत ही अच्छी अच्छी खूबियां हैं। So God chose Alauddin as a king because he had the qualities of Moses and Solomon, the great lawgivers of the past। जो Moses and Solomon थे, ये कौन थे? ये great lawgivers थे। पास्ट के, अतीत में ये लोग lawgivers थे, जो कि रूल्स एंड रेगुलेशंस बताते हैं कि ऐसे करना चाहिए, सबको इस तरह रहना चाहिए। तो ये बहुत ही बड़े ग्रेट lawgivers थे। और जो ग्रेटेस्ट लॉ गिवर थे वो भगवान खुद थे। ठीक है,
सो द ग्रेटेस्ट लॉ गिवर एंड द आर्किटेक्ट वाज गॉड हिमसेल्फ, कि जो सबसे बड़ा लॉ गिवर है और जो आर्किटेक्ट है वो अल्लाह खुद है। और उसने वर्ल्ड को अव्यवस्था से निकाला है, चाओस से निकाला है, कि जहाँ पे सब कुछ जो है बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड सा है, सब बेकार सा है। तो वहां से भगवान ने, अल्लाह ने वो अनऑर्गेनाइज्ड जो चीजें हैं उनको हटाया और एक इंट्रोड्यूस किया ऑर्डर एंड सिमेट्री, कि सब कुछ जो व्यवस्थित किया और संतुलन वाला माहौल बनाया, राइट। नाउ एज ईच न्यू डायनेस्टी केम टू पावर, किंग्स वांटेड टू एम्फसाइज देयर मोरल राइट टू बी रूलर्स। अब जैसे जैसे अलग अलग डायनेस्टीज आती थी, अब हमें पता है कि मान लो पहले कोई एक डायनेस्टी रूल कर रही है, एक परिवार के लोग रूल कर रहे हैं, बट उसके बाद कोई और आया और कोई और डायनेस्टी का रूलर आया, उसने हटा दिया उसको और अपना रूल स्थापित कर लिया। तो जैसे जैसे नई नई डायनेस्टी आती जाती हैं, तो उन नई डायनेस्टी के रूलर्स क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि वो लोग ये प्रूव कर पाए कि हमारा मोरल राइट है यहाँ रूल करने का, कि मतलब सबसे ज्यादा सही इंसान जो है वो हम हैं, हमारी डायनेस्टी सबसे सही है, हमें भगवान ने चुना है रूल करने के लिए। ठीक है, तो वो लोग एम्फसाइज करते थे कि देयर मोरल राइट टू बी रूलर्स, ये उनका अधिकार है रूलर्स होने का, या फिर वो सबसे सही इंसान है रूलर बनने के लिए। अब वो ऐसा करते कैसे थे, या उनके पास क्या रास्ता था ये साबित करने का, इस चीज पर एम्फसाइज करने का। तो वो लोग क्या करते थे कि वो लोग मंदिर वगैरह बनवा देते थे, और अगर वो मंदिर बनवाएंगे तो उससे क्या होता था कि दे प्रोक्लेम देयर क्लोज रिलेशनशिप विद द गॉड। इससे मंदिरों के जरिए वो ये दिखाने की कोशिश कर पाते थे कि भगवान के साथ उनका काफी नजदीकी रिलेशन है। अब क्योंकि सब कुछ इतना चेंज हो रहा है, लोग भक्ति भाव में बहुत ज्यादा डूब रहे हैं और पॉलिटिकल चेंजेस बहुत ज्यादा ज्यादा आ रहे हैं, कि मतलब एक के बाद एक राजा जो है, डायनेस्टीज जो है वो चेंज हो रही हैं। तो ऐसे समय में इन लोगों के लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता था कि ये भगवान के साथ अपना एक क्लोज रिलेशनशिप शो कर पाए, क्योंकि लोग भगवान से जुड़े हुए हैं, और अगर ये लोग अपने आप को ऐसा साबित कर दें, या फिर ये बताने में लोगों को कामयाब हो जाएं कि ये सबसे सही रूलर्स हैं रूल करने के लिए, तो लोग जो है अपने आप इन लोगों का साथ देंगे। लोग कहेंगे कि नहीं, हमें इनके साथ रहना है, इन यही हमें रूल करेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान जो है इनसे काफी ज्यादा जुड़े हुए हैं। तो इसलिए ये लोग कोशिश करते थे कि भगवान के साथ अपना रिलेशनशिप शो कर पाए। और रूलर्स जो है वो लर्न एंड पायस जो लोग होते थे, जो प्रीस्ट वगैरह होते थे, बड़े बड़े ज्ञानी होते थे, उनको पैट्रोनेज देने की कोशिश करते थे। पैट्रोनेज क्या होता है कि तुम किसी को अपने अंदर रख रहे हो, उसको उसकी जो कला है, जो क्राफ्ट वगैरह है, उसको परस्यू करने के लिए तुम उसको पैसा वगैरह दे रहे हो, हेल्प कर रहे हो। ठीक है, तो ऐसे ही जो रूलर्स हैं वो पैट्रोनेज देते थे, और वो लोग अपनी कैपिटल्स एंड सिटीज को कोशिश करते थे कि वो लोग एक कल्चरल सेंटर में ट्रांसफॉर्म कर पाए। ठीक है, अब कल्चरल सेंटर में कैसे ट्रांसफॉर्म होगा, अगेन कि जहाँ पे मंदिर वगैरह बनेंगे तो वो एक तरह से कल्चरल हब बन जाएगा। तो वो लोग कोशिश करते थे कि अपनी कैपिटल्स एंड सिटीज को एक कल्चरल सेंटर बनाने की कोशिश करें। तो वो वहाँ पे क्या होगा कि अगर मंदिर वगैरह बनेंगे तो मंदिरों के साथ साथ वहाँ पे बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम्स होंगे, वहाँ पे डांस होगा, वहाँ पे गाने वगैरह गाए जाएंगे, और अलग अलग लोग, अलग अलग जगहों से लोग वहाँ पे पूजा पाठ करने आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से वो पूरा एक इकोनॉमिकल सेंटर भी बन जाएगा, वो कल्चरल सेंटर भी बन जाएगा। तो लोग कोशिश करते थे कि अपनी सिटीज को एक इम्पॉर्टेंट सेंटर बना के रखें। So it was widely believed that the rule of a just king would be an age of plenty when the heavens would not withhold rain. तो लोग ऐसा मानते थे कि एक जस्ट रूलर का रूल ऐसा होगा, कि एक जो न्याय प्रिय राजा है उसका रूल ऐसा होगा कि जब जो बारिश है वो पर्याप्त मात्रा में हो, मतलब सही बारिश हो, ना ज्यादा ना कम, कि ऐसा ना हो कि भाई बहुत ज्यादा ही होगी, बाढ़ आ गई, या फिर बहुत कम होगी कि सूखा पड़ गया। ऐसा ना हो, जहाँ पे एकदम पर्याप्त मात्रा में बारिश आए। ठीक है, तो लोग ऐसा मानते थे कि जस्ट किंग का रूल कैसा होगा, कि जहाँ पे पानी पानी जो है, जो बारिश है वो एकदम सही मात्रा में हो। एंड एट द सेम टाइम अगर कोई राजा वगैरह है, वो प्रेशियस वाटर को स्टोर करने के लिए, उसे प्रिजर्व करने के लिए टैंक्स वगैरह अगर बनवाता था, तो उसकी काफी ज्यादा प्रेज की जाती थी, तारीफ की जाती थी। अब पानी की इतनी ज्यादा वैल्यू है, ठीक है, पानी तो इम्पोर्टेंट है ही है हमारे जीने के लिए, बट अगर उस टाइम की भी इम्पोर्टेंस देखें तो उस टाइम पे लोग जो है ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे, और उस टाइम पे इरिगेशन फैसिलिटीज थी, बट इतनी नहीं थी कि लोग सिर्फ और सिर्फ इरिगेशन फैसिलिटीज पे ही डिपेंड हो सके। तब उस टाइम पे ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो बारिश पे ही निर्भर करते थे। अब बारिश अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी तो खाना अच्छा मिलेगा, खाना अच्छा मिलेगा तो लाइफ अच्छी होगी। ठीक है, तो इसीलिए अगर कोई उस प्रेशियस वाटर को सेव कर रहा है,
तो उसकी बहुत ही ज़्यादा तारीफ की जाती थी, उसको बहुत ज़्यादा सराहाया जाता था। सुल्तान इल्तुतमिश ने दिल्ली कोहना के बाहर एक बहुत ही बड़ा लार्ज रिजर्वायर बनवा दिया, ठीक है, एक बहुत ही बड़ा टैंक बनवा दिया, और जिसको कि क्या कहा गया, हौजे सुल्तानी या फिर किंग्स रिजर्वायर। तो इस रिजर्वायर की वजह से सुल्तान इल्तुतमिश को बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट मिली, लोगों ने इनको बहुत ही ज़्यादा सराहाया, तारीफ की। अब जो रूलर्स थे वो ऑर्डिनरी पीपल के लिए, आम जनता के लिए भी छोटे बड़े टैंक्स एंड रिजर्वायर्स बनवाते रहते थे। और कभी कभी ये जो टैंक्स एंड रिजर्वायर्स जो होते थे वो टेम्पल्स और मॉस्क या फिर गुरुद्वारा का पार्ट होते थे। जैसे कि अगर आप गोल्डन टेम्पल गए होंगे तो वहाँ पे आपको एक बहुत बड़ा सा तालाब देखने मिलेगा जिसमें सुंदर सुंदर मछलियाँ घूम रही होती हैं, है ना। और अगर आप यहाँ जामे मस्जिद में देखोगे तो बीच में एक छोटा सा टैंक दिया हुआ है। तो पानी की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए कोशिश की जाती थी कि टैंक्स एंड रिजर्वायर्स को लोग ज़्यादा से ज़्यादा बनवाएं। और जो रूलर्स थे उनको तारीफ भी मिलती थी ऐसा करने से, और पानी भी सेव हो जाता था, है ना। वाई वर टेम्पल्स टारगेटेड? तो क्या होता था कि जब भी कोई भी एक रूलर दूसरे रूलर के टेरिटरी पर हमला कर रहा है तो वो टेम्पल्स को टारगेट करता था, वो टेम्पल्स पर हमला करता था, और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती थी, मूर्ति वगैरह होती थी, तो वहां से वो चुरा लेता था। तो अब ऐसा होता क्यों था? अब because kings built temples to demonstrate their devotion to God and their power and wealth, it is not surprising that when they attacked one another's kingdom, they often targeted these buildings. अब क्योंकि हमने पढ़ा कि जो टेम्पल्स वगैरह बनते हैं, जो मॉस्क वगैरह बनते हैं, इनके थ्रू जो रूलर है वो अपनी पावर, अपनी वेल्थ और अपना डिवोशन एक तरह से शो करता है। अब जब किसी की पावर का प्रतीक कोई चीज है, जब किसी की पावर को कोई मंदिर या मस्जिद दर्शा रहा है, तो जब कोई दूसरा इंसान आके उसके टेरिटरी पर हमला करेगा तो वो जाहिर सी बात है कि वो उसकी पावर पे तो फोकस करेगा ना, उसकी पावर को ही तो टारगेट करेगा ना। तो फॉर एग्जाम्पल, अच्छा आप राजा बन चुके हो और आप एक ताज पहनते हो, ठीक है, तो आप कह रहे हो कि ये जो ताज है, ताज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो आपकी पावर को शो करता है, राइट, कि आप कह रहे हो कि ये मेरा ताज है और ये मेरे पावर का प्रतीक है। अब कोई इंसान आए और आपके ताज पे लात मार कर चला जाए, उसका मतलब क्या हुआ? अगर ताज पे लात मारी तो इसका मतलब आपकी बेइज्जती की, आपकी इंसल्ट की, है ना। तो ऐसे ही होता है कि जो चीज आपका आपकी पावर की प्रतीक है, तो अगर कोई उस पर अटैक करेगा, इसका मतलब इनडायरेक्टली आप उस इंसान की ही बेइज्जती कर रहे हो, उस इंसान की ही इंसल्ट कर रहे हो। तो इसीलिए राजा महाराजा जब एक दूसरे के टेरिटरी पर ये लोग हमला करते थे तो ये लोग मेनली टेम्पल्स को फोकस करते थे। जैसे कि अर्ली 9th सेंचुरी में क्या हुआ, जो पांड्यन किंग थे श्रीमारा श्री वल्लभा, उन्होंने श्रीलंका में इन्वेड किया था, श्रीलंका में वो जाके घुस गए, और उन्होंने वहां के जो किंग थे, जो सेनावन थे, उनको हरा दिया। तो जो बुद्धिस्ट मॉन्क एंड क्रॉनिकलर धम्मा कीर्ति हैं, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बताया कि जो किंग श्रीमारा श्री वल्लभा है, उसने सभी जो वैल्यूएबल्स थे, जो स्टैचू थे बुद्धा के, जो कि सोने से बने हुए थे, जो कि सोने की इमेजेस थी, गोल्डन इमेजेस थी, इन सभी इंपॉर्टेंट चीजों को वो लूट कर ले गया है, अलग अलग मोनेस्ट्री से, अलग अलग पैलेसेस से। तो वो लोग, वो इन इंपॉर्टेंट चीजों को, बुद्ध की मूर्तियों को, जो कि सोने की बनी हुई हैं और बहुत सारी पिक्चर्स हैं, उनको वो लूट के अपने साथ ले जा चुका है। So the blow of the pride of Sinhalese ruler had to be avenged, and the next Sinhalese ruler, Sena II, ordered his general to invade मदुराई। तो क्या हुआ कि अब जब एक तरह से जो सेना वन थे उनकी बेइज्जती हो गई, उनकी इंसल्ट की गई, वो हार गए, तो उनके हार का बदला इनको लेना था, ठीक है। तो जो अगले सिन्हलीज रूलर थे, सेना टू, उन्होंने अपने जनरल को क्या ऑर्डर दिया कि जाओ अब मदुराई पर हमला करो, ठीक है। जो मदुराई क्या है, मदुराई जो थी वो कैपिटल ऑफ पांड्यास थी। बुद्धिस्ट क्रॉनिकलर बताते हैं कि इस एक्सपेडिशन का क्या मेन फोकस था, कि वो लोग कोशिश कर रहे थे कि जो भी इम्पोर्टेंट चीज जो लोग ले गए थे, जो भी गोल्डन स्टैचूज वगैरह ले गए थे, तो उनको वो लोग ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, उनको वापस अपने देश लाने की उन लोगों ने कोशिश की। ऐसे ही अर्ली 11th सेंचुरी में जो छोला किंग थे, राजेंद्र वन, उन्होंने एक शिव टेम्पल बिल्ड किया था, ठीक है, भगवान शिव के लिए एक टेम्पल बनवाया था। और उस टेम्पल में उन्होंने क्या किया कि जो अलग अलग जगहों से अलग अलग रूलर्स को हरा के वो लोग जो चीज लाए थे, जो उन्होंने चीजें लूटी थी उनके मंदिरों से, तो उन सभी लूटी हुई चीजों को उन्होंने अपने जो राजेंद्र वन है, उन्होंने अपने शिव टेम्पल में लाके रख दिया। अब जैसे कि एक सन पेडेस्टल था जो कि चालुक्यास के वहां से ये लोग लूट कर लाए थे, एक गणेश स्टैचू था, और सेवरल स्टैचू थे दुर्गा माँ के,
ठीक है। उसके बाद ईस्टर्न चालुक्य से ये लोग एक नंदी स्टैचू लाए थे, और भैरव एंड भैरवी की एक इमेज थी। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज जो है ये लोग अलग अलग जगह से लूट कर लाए थे, उनको राजेंद्र वन ने अपने शिव टेम्पल में सजा दिया। सो सुल्तान महमूद ऑफ गजनी वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ राजेंद्र वन। कंटेम्प्रेरी मतलब कि ये लोग सेम ही टाइम पे रूल कर रहे थे अलग अलग प्लेसेस में। अब जो सुल्तान महमूद है, जब भी वो हमारे सब कॉन्टिनेंट में हमला करता था, तो वो भी अलग अलग टेम्पल्स पर हमला करता था। अलग अलग टेम्पल्स में जो इम्पोर्टेंट वेल्थ एंड आइडल्स होते थे, जो मूर्तियां होती थी, तो उनको वो लूट कर ले जाता था। अब सुल्तान महमूद जो था वो अपने टाइम का इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट रूलर नहीं था, बट जब उसने अलग अलग टेम्पल्स पर हमला किया, बहुत सारे टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय किया, स्पेशली बात करें तो सोमनाथ में जो टेम्पल है, जब उसको डिस्ट्रॉय किया, तो इसकी वजह से इस टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय करके वो अपने आप को एक ग्रेट हीरो ऑफ इस्लाम की तरह शो करना चाहता था। वो ये दिखाना चाहता था कि वो इस्लाम का एक बहुत बड़ा हीरो है, बहुत बड़ा रक्षक है। सो मिडिल एजेस में ज़्यादातर जो रूलर्स थे वो अपनी पॉलिटिकल माइट और अपनी मिलिट्री सक्सेस को, मतलब कि अपनी पावर को, वो लोग कैसे दिखाते थे? वो लोग दूसरे लोगों के जो प्लेस ऑफ वर्शिप होते थे, जो मंदिर मस्जिद वगैरह होते थे, जहाँ पे लोग पूजा पाठ करते थे, तो वो लोग दूसरे लोगों के वर्शिप वाली जगह पर, पूजा पाठ की जगह पर हमला करते थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक तो वो उनकी पावर को शो कर रहा है, और ऊपर से वहाँ पे वेल्थ भी बहुत ज़्यादा है, तो अगर वहाँ पे लूट पाट करेंगे तो वहाँ पे सामान भी ज़्यादा मिलेगा। और ऊपर से दूसरे जो राजा है उसको ये भी दिखा दिया जाएगा कि उसको एक तरह से डिफीट भी कर दिया जाएगा। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा जो रूलर्स वगैरह थे वो दूसरे लोगों के जो प्लेस ऑफ वर्शिप को टारगेट करते थे। गार्डन, टॉम्स एंड फोर्ट्स। तो इस सेक्शन में हम देखेंगे कि गार्डन्स, टॉम्स एंड फोर्ट्स को किस तरीके से बनाया जाता था, क्या आर्किटेक्चरल स्टाइल यूज किया जाता था, एंड स्पेसिफिकली हम देखेंगे कि जो मुगल टाइम पीरियड था उसमें किस तरीके की टेक्निक एंड आर्किटेक्चरल स्टाइल यूज किए जाते थे इन सभी चीज़ों को बनवाने के लिए। तो मुगल्स के टाइम पीरियड में जो आर्किटेक्चर है वो और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया। और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है कि इस टाइम पे मुगल्स ने अलग अलग तरीके के जो आर्किटेक्चरल डिज़ाइंस हैं, आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स हैं, वो बनवाने स्टार्ट कर दिया, और बहुत ही अलग तरीके से, कि मतलब पहले जो यूज़ हो रहा था उससे थोड़ा अलग और भी कॉम्प्लेक्स तरीके से, और भी एक तरह से कह सकते हैं कि डिटेल्ड डिज़ाइन, या फिर जो बहुत ही अलग तरीके से बनाए जाने वाले स्टाइल हैं उनको अपनाया। So Babur, Humayun, Akbar, Jahangir, and especially Shah Jahan were personally interested in literature, art and architecture. तो ये सभी जो रूलर्स थे, बाबर, हुमायूं एंड अकबर और जहांगीर, एंड स्पेशली बात करें शाहजहां की, तो ये लोग लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे। तो बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में बताया है कि उन्हें फॉर्मल गार्डन्स में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है। मतलब कि ऐसे गार्डन्स जो कि 4 पार्ट्स में डिवाइडेड हों, रेक्टेंगुलर वॉल्स से इनक्लोजर हों, मतलब चारों तरफ उनके रेक्टेंगुलर वॉल्स हों, आर्टिफिशियल चैनल्स हों पानी के लिए। ठीक है, तो मतलब जो बहुत ही सुंदर तरीके से फॉर्मली डिजाइन किए गए हों, जिनको पूरा सोच समझ के अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया हो, ऐसे गार्डन्स बाबर को बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते थे। और ऐसे गार्डन्स को क्या कहा जाता है? चार बाग। चार बाग क्यों? क्योंकि उनको 4 क्वार्टर्स में डिवाइड किया जा रहा है। और चार बाग का मतलब ही क्या है? 4 गार्डन्स। सो अकबर, जहांगीर एंड शाहजहां ने बहुत ही सुंदर सुंदर चार बाग बनवाए थे कश्मीर, आगरा एंड दिल्ली वाले इलाके में। तो बहुत ही सुंदर सुंदर इन लोगों ने चार बाग बनवाए थे। सो अकबर के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड अलग से इनोवेशंस हुई थी, आर्किटेक्चरल इनोवेशंस। सो इंस्पिरेशन के लिए, मतलब इंस्पिरेशन मतलब कि जैसे आइडिया लेने के लिए कि किस तरीके का डिज़ाइन बनाना है, किस तरीके का आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर लेना है, स्टाइल बनाना है, तो वो आइडिया लेने के लिए जो अकबर के आर्किटेक्ट्स थे, उन्होंने किस चीज़ का एग्जाम्पल लिया? उन्होंने जो तैमूर है, अकबर का एशियन एंसेस्टर जो थे, तैमूर, उनकी टॉम्ब का एग्जाम्पल लिया, उनकी टॉम्ब से इंस्पिरेशन ली कि तैमूर की जो टॉम्ब है वो किस तरीके से बनी हुई है, क्या उसमें आर्किटेक्चरल डिजाइन यूज किया गया है, क्या स्टाइल यूज किया गया है। तो उस सबसे एग्जाम्पल लिया, आइडिया लिया और इंस्पिरेशन ली अकबर के आर्किटेक्चर्स ने, और फिर यहाँ पे बहुत सारी आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट्स की। सो मुगल आर्किटेक्चर में जो ये सेंट्रल टावरिंग डोम है, ये आप देख सकते हो। आपने बहुत सारे जो मुगल आर्किटेक्चर है, जैसे कि ताजमहल हो गया, उसमें भी आपको एक डोम देखने मिलेगी। तो ये जो डोम है, सेंट्रल टावरिंग डोम है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया था मुगल आर्किटेक्चर का। इसके साथ साथ ये टॉल गेटवे, आप देखोगे बड़े बड़े इस तरीके के जो गेटवे होते हैं,
वो आपको मुगल आर्किटेक्चर में बहुत ज़्यादा देखने मिलेंगे। तो इस टॉल गेटवे को क्या कहते हैं? पिश्ताक। तो सेंट्रल टावरिंग डोम एंड टॉल गेटवे, जिसे कि पिश्ताक कहते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन गए थे मुगल आर्किटेक्चर के। कि मुगल्स ने जो आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर बनवाए थे, उनमें इन लोगों ने इन चीज़ों का, डोम का एंड टॉल गेटवे का बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया था। और जैसा कि आप ये इस पिक्चर में देख ही सकते हो, ये हुमायूंस टॉम है। दिल्ली में आप जाओगे तो आपने घूमी भी होगी बहुत सारे लोगों ने। तो इसमें आपको ये दोनों ही चीज़ें अच्छे से देखने मिल सकती हैं कि इसमें सेंट्रल टावरिंग डोम भी है और जो टॉल गेटवेज भी हैं। तो फर्स्ट टाइम जो हुमायूंस टॉम है, इसमें इस तरीके के आर्किटेक्चरल स्टाइल्स देखने मिले थे। तो जो टॉम है उसको एक बहुत ही बड़े फॉर्मल 4 बाग के बीच में बनाया गया है। मतलब कि चारों तरफ से 4 बाग हैं, गार्डन्स हैं, और उसके बीच में टॉम है। और इस टॉम को भी एक ट्रेडिशन से बनाया गया है, और उस ट्रेडिशन का नाम क्या है? हष्ट बिहिष्ट। ठीक है, सो हष्ट बिहिष्ट के जो ट्रेडिशन है, उस तरीके से इस टॉम्ब को बनाया गया है। और हष्ट बिहिष्ट का मतलब क्या है? 8 पैराडाइजेस। ठीक है, जैसे 8 स्वर्ग हम जिसे कहते हैं। तो इस तरीके से उस ट्रेडिशन से इस टॉम्ब को बनाया गया है। और इस ट्रेडिशन में होता क्या है, जैसे कि आपको नेम से ही पता चल रहा है कि इसमें 8 चीज़ों का यूज़ किया है। तो क्या है कि एक सेंट्रल हॉल होता है, और इस सेंट्रल हॉल के जो है, ये सेंट्रल हॉल 8 रूम्स से सराउंडेड होता है। इसके चारों तरफ 8 रूम होते हैं, राइट? इस तरीके से आप एग्जाम्पल से समझ सकते हो। ये बीच का हॉल हो गया, और ये बाकी जो साइड में है 8 रूम्स हो गए। सो ये जो हुमायूंस टॉम है, इसको रेड सैंडस्टोन से बनाया गया है, और जिसमें व्हाइट मार्बल का भी यूज किया गया है। जैसा कि आप पिक्चर में देख ही सकते हो कि रेड सैंडस्टोन है, और इसमें जो देखो डॉम में भी जो व्हाइट मार्बल है उसका यूज किया गया है, और इसके एजेस पर भी इसको और ब्यूटीफुल बनाने के लिए व्हाइट मार्बल का यूज किया हुआ है। So it was during Shah Jahan's reign that the different elements of Mughal architecture were fused together in a grand harmonious synthesis. इसका मतलब क्या है कि शाहजहां के टाइम में, अब क्योंकि शाहजहां को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था आर्ट, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर में, तो इनके टाइम पे क्या हुआ कि जो मुगल आर्किटेक्चर के अलग अलग एलिमेंट्स थे, कि मतलब कोई अलग अलग डिज़ाइन, अलग अलग स्टाइल जो थे मुगल आर्किटेक्चर के, तो वो शाहजहां के टाइम पे सब फ्यूज हो गए। फ्यूज हो गई मतलब क्या है कि अलग अलग एलिमेंट्स को सबने साथ मिलाकर एक नया आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर बनाया। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल, मैं ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए दे रही हूँ कि जैसे मुगल टाइम पीरियड में ऐसे स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। कुछ ऐसे स्ट्रक्चर हैं जिसमें बहुत बड़ी बड़ी डोम्स हैं, सेंट्रल डोम है। और कुछ आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर जो है वो ऐसे बन रहे हैं जिसमें बहुत बड़े बड़े टॉल गेटवेज हैं। कुछ ऐसे हैं जिनमें मान लो बहुत ज़्यादा विंडोज हैं, गेट्स हैं, और ठीक है, बहुत बड़े बड़े हॉल्स हैं। तो ये अलग अलग स्ट्रक्चर हैं जिनमें ये स्पेसिफिक स्पेसिफिक एलिमेंट्स हैं, कि किसी में डोम है, किसी में बड़े बड़े गेटवे हैं, किसी में बहुत सारे रूम्स हैं, बहुत सारे गेट्स हैं। अब क्या हुआ, शाहजहां के टाइम पे फ्यूजन हो गया इन सभी चीज़ों का, कि अब ऐसे स्ट्रक्चर बन रहे हैं जिनमें डोम भी है, लार्ज गेटवेज भी हैं, बहुत सारे रूम्स भी हैं, बहुत सारे गेट्स भी हैं। तो इस तरीके से क्या हुआ, फ्यूजन हो गया सभी स्ट्रक्चर्स का, सभी स्टाइल्स का। तो ये मैंने सिर्फ आपको एग्जाम्पल के लिए दिया था। तो शाहजहां के टाइम में बहुत ही ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हुई, स्पेशली आगरा एंड दिल्ली वाले इलाकों में। तो जो सेरेमोनियल हॉल्स थे पब्लिक एंड प्राइवेट ऑडियंस के लिए, जिसे कि दीवाने खासो आम कहा जाता है, तो उन्हें बहुत ही केयरफुली प्लान किया गया था। ठीक है, सेरेमोनियल हॉल्स मतलब कि जहाँ पे सभी लोग इकट्ठे होते हैं, जहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें भी होती हैं, और जो पब्लिक से, आम आदमियों से जो मिलना है, रूलर का, उससे जो इंटरेक्शन करना है, उनके प्रॉब्लम्स वगैरह जाननी है, तो वो सभी चीज़ें एक हॉल में होती थी। ठीक है, तो सेरेमोनियल हॉल जो है, जिसके दीवाने खास हो आम भी कहा जाता था, तो इसको बहुत ही केयरफुली प्लान किया गया था, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको प्लान किया गया था। अब ये जो सेरेमोनियल हॉल्स थे, इनको लार्ज कोर्टयार्ड्स में बनाया जाता था, और इनको चेहल सुतन भी कहा जाता था, जिसका मतलब है 40 पिलर्ड हॉल्स। क्योंकि इस तरह के बेसिकली, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, 40 पिलर्ड हॉल्स, इस तरह के हॉल्स को बनाने के लिए नॉर्मली 40 पिलर्स वगैरह का यूज किया जाता होगा, तो इसलिए 40 पिलर्ड हॉल्स या फिर चेहल सुतन उसको कहा जाता है। अब शाहजहां के जो ऑडियंस हॉल्स थे, वो कुछ इस तरह बनाए गए थे कि वो एक मॉस्क की तरह लगे, वो एक मस्जिद की तरह लगे। So the pedestal on which his throne was placed was frequently described as the Qibla. तो वो पेडेस्टल क्या है, ऐसे थोड़ी सी उठी हुई सी जगह होती है, स्टेज टाइप, जिसपे कि उस रूलर का थ्रोन जो है, राजगद्दी जो है, वो रखी रहती थी। तो उस वाले पेडेस्टल को क्या कहा जाता था? किबला कहा जाता था। अब किबला क्या होता है? किबला वो डायरेक्शन होती है जिसको फेस करके मुस्लिम्स प्रेयर करते हैं, द डायरेक्शन टुवर्ड्स मक्का। ठीक है,
तो उसको एक तरह से किबला कहा जाता था। किस प्लेस को? द पेडेस्टल ऑन विच हिज थ्रोन वाज प्लेस्ड, वो पेडेस्टल जिसपे की जो रूलर है उसकी गद्दी रखी हुई थी, जैसे कि ये आप देखोगे। अब इसको किबला ही कह के क्यों बुलाया जाता था? क्योंकि जब सभी लोग इकट्ठा होते थे तो जो राजा है वो तो अपने थ्रोन पे बैठेगा, वो तो अपनी गद्दी पे बैठेगा, और जो भी प्रजा है वो उसकी तरफ फेस करके बैठेगी। मान लो ये जो है राजा के बैठने की जगह है, उसका पेडेस्टल है, तो सभी जो लोग होंगे उनका फेस इसी तरफ होगा, इस डायरेक्शन में होगा। तो कुछ इस वजह से क्या कहा जाता था, इसको किबला कहा जाता था कि वो वाली डायरेक्शन जिसमें जो सभी लोग हैं वो राजा की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं। और इस तरह के आर्किटेक्चरल फीचर्स के वजह से और हेल्प से क्या होता था कि जो किंग है वो अपने आप को एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड दिखाना चाहता था, कि वो ये बताना चाहता था लोगों को कि मैं भगवान का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। अब वो अपने आप को भगवान का रिप्रेजेंटेटिव ही क्यों दिखाना चाहता था? क्योंकि जो लोग हैं उन्हें भगवान में बहुत ही ज्यादा बिलीफ है, वो लोग जो है वो मानते हैं, भगवान को अच्छा मानते हैं। और अगर कोई अपने आप को बताएगा कि वो भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है तो वो उसको भी अच्छा मानेंगे, वो मानेंगे कि भगवान ने इसे हमारे लिए भेजा है, हमारे भले के लिए भेजा है। तो कुछ इस तरह से लोग अपने सेंटिमेंट्स कनेक्ट करेंगे और उस रूलर की और भी ज्यादा प्रेज करेंगे, उसको सराहेंगे। तो शाहजहां ने जो कोर्ट बनवाया था रेड फोर्ट में, उस कोर्ट के थ्रू शाहजहां एक कनेक्शन दिखाना चाहते थे। किस चीज के बीच में कनेक्शन? रॉयल जस्टिस एंड इंपीरियल कोर्ट के बीच में। कि एक तरह से वो ये दिखाना चाहते थे कि इस इंपीरियल कोर्ट में सभी को जस्टिस मिलेगा, या फिर इसमें कितने अच्छे से सभी को जस्टिस प्रोवाइड किया जाता है। तो इस तरह का कनेक्शन जो है वो दिखाना चाहते थे अपनी प्रजा में, कि यहाँ पे इस तरह का कनेक्शन है रॉयल जस्टिस एंड इंपीरियल कोर्ट में। Behind the emperor's throne were a series of Petra dura inlays that depicted the legendary Greek god Orpheus playing the lute. तो जो एम्परर की राजगद्दी थी उसके पीछे एक सीरीज ऑफ पेट्रा ड्यूरा था। पेट्रा ड्यूरा क्या होता है? इसमें क्या होता है कि जो कलर्ड हार्ड स्टोन्स होते हैं उनको, जैसे मार्बल वगैरह हो गया, सैंडस्टोन हो गया, उसमें जो डिप्रेशन होते हैं उनमें कलर्ड स्टोन्स को फिक्स कर दिया जाता है, उसमें डाल दिया जाता है। ठीक है, सो जैसे कि ये कुछ मान लो सैंडस्टोन से कुछ बना हुआ है और इसके बीच में जो कलर्ड स्टोन्स हैं उनको फिक्स कर दिया जाए इस तरीके से, ठीक है, तो और कुछ उससे डिजाइन बनाए, तो वो क्या होता है? वो होता है पेट्रा ड्यूरा। ठीक है, तो पेट्रा ड्यूरा से एक इमेज बन रही थी जो कि डिपिक्ट कर रही थी लेजेंडरी ग्रीक गॉड ऑर्फेयस। जो ऑर्फेयस थे तो उनको वो डिपिक्ट कर रही थी, और ऑर्फेयस को कैसे दिखाया जा रहा था कि वो ल्यूट बजा रहे हैं। ल्यूट एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि कुछ कुछ वीणा की तरह होता है। तो ये एक ल्यूट है, ठीक है, वीणा की तरह आप देख सकते हैं। तो इसको बजाते हुए ऑर्फेयस को दिखाया हुआ है। और ऐसा माना जाता है कि जो ऑर्फेयस का म्यूजिक है वो बहुत ही, जो फियरस बीस्ट होता है, जो बहुत ही खूंखार दानव होता है, उसको भी वो कंट्रोल कर लेता है, उसको भी काम स्टेट में ला देता है। और जिससे कि जो दूसरे लोग हैं, जो दूसरे जानवर वगैरह हैं, या जो भी हैं, जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके साथ वो को एग्जिस्ट करने लगता है पीसफुली, कि शांति से वो रहने लगता है। तो कुछ इस तरीके से जो फियरस बीस्ट है उसको भी ऑर्फियस का जो म्यूजिक है वो काम स्टेट में ला देता है। तो शाहजहां का जो ऑडियंस हॉल है उसके थ्रू शाहजहां क्या दिखाना चाहते हैं कि जो किंग का जस्टिस है, जो किंग का न्याय है, वो सभी को एक समान रूप से ट्रीट करेगा। चाहे वो हाई हो, चाहे वो लो हो, मतलब कि चाहे अमीर हो, गरीब हो, मतलब जो भी ऊपर नीचे जो भी डिफरेंसेस हैं, ऐसा कोई डिफरेंसेस यहाँ पे नहीं देखा जाएगा, सभी को इक्वली देखा जाएगा। और एक ऐसा वर्ल्ड होगा जहाँ पे सभी लोग हार्मनी से रह सकें। तो अपने ऑडियंस हॉल के थ्रू ये मैसेज देना चाहते थे शाहजहां। सो शाहजहां का जो शासनकाल था उसके शुरुआती दौर में, उसके अर्ली ईयर्स में, उसके कैपिटल आगरा में थी। वो एक ऐसी सिटी थी जहाँ पे जो नोबेलिटी थी, जो नोबल पीपल थे, उन्होंने अपने घर जो हैं वो यमुना रिवर के बैंक्स पर कंस्ट्रक्ट किए कराए हुए थे। कि जो यमुना रिवर है उसके किनारों पर सभी लोगों ने, जो नोबेलिटी थी, उन्होंने अपने अपने घर बनवाए हुए थे। These were set in the midst of formal gardens constructed in the चार बाग फॉर्मेट। सो जो इनके घर होते थे तो उनको चार बाग फॉर्मेट में जो गार्डन्स बने हुए थे तो उनके बीच में इनको कंस्ट्रक्ट कराया जाता था। बट कहीं कहीं पे एक वेरिएशन भी देखने मिली। मतलब कि उसमें क्या होता था कि जो इन नोबल्स के घर हैं वो चार बाग के बीच में ना होकर गंगा रिवर, मतलब यमुना रिवर की तरफ होते थे। जो बैंक ऑफ द रिवर है, यमुना रिवर का जो बैंक है, उसकी तरफ इनके घर होते थे। और इसको क्या कहा है हिस्टोरियंस ने? दे हैव डिस्क्राइब्ड इट एज रिवर फ्रंट गार्डन्स। अब शाहजहां ने इस रिवर फ्रंट गार्डन को, ये जो सिस्टम है, इसको अपनाया ताजमहल को बनवाने के लिए।
द ग्रैंडेस्ट आर्किटेक्चरल अकम्पलिशमेंट ऑफ हिज रेन, कि जो शाहजहाँ के टाइम में सबसे इम्पॉर्टेंट एंड ग्रैंडेस्ट आर्किटेक्चरल अकम्पलिशमेंट थी, जो कि आज भी 7 वंडर्स में आती है और बहुत ही इंपॉर्टेंस है इसकी। सो इसमें क्या है, जो ये वाइट मार्बल स्ट्रक्चर है उसको एक टेरेस पे रखा गया है, मतलब कि ऐसे जो एक एलिवेटेड स्ट्रक्चर पर इस पूरे स्ट्रक्चर को रखा गया है। और ये जो पूरा ताजमहल है ये यमुना रिवर के किनारे पर है, ये यमुना रिवर की तरफ है। जैसे कि आप देखोगे कि ताजमहल के पीछे ही यमुना रिवर है। एंड द गार्डन वॉज इट्स टू साउथ, कि उसके नॉर्थ वाली तरफ तो रिवर हो गया और उसके साउथ वाली तरफ ये गार्डन्स हो गए। अब इस तरह की आर्किटेक्चरल फॉर्म शाहजहां ने इसलिए अपनाई ताकि जो एक्सेस है रिवर की नोबल्स के पास, क्योंकि अगर नोबल्स वगैरह भी रिवर यमुना के किनारे अपने घर बना लेंगे तो उनको रिवर की एक्सेस मिल जाएगी। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया, ये वाला जो आर्किटेक्चरल फॉर्म है जिसमें कि जो ड्वेलिंग है, जिसमें जो स्ट्रक्चर है वो नदी के किनारे है और जो गार्डन्स हैं वो पीछे हैं, जैसे कि साउथ तरफ है, इसमें देखा हमने ताजमहल के केस में। तो ये वाला सिस्टम इसलिए अपनाया ताकि जो नोबल्स के पास रिवर की एक्सेस है वो कम हो जाए। तो दिल्ली में जो नई सिटी बनी थी शाहजहानाबाद, तो उसमें भी जो इम्पीरियल पैलेस है, जो कि जो रूलर्स के महल वगैरह हैं, वही जो है कमांड करते थे रिवर फ्रंट, वही नदी के किनारे किनारे सिर्फ इनके इम्पीरियल पैलेसेस बने हुए थे। बाकी जो नोबल्स वगैरह हैं उनको अनुमति नहीं दी गई थी नदी के किनारे अपने घर बनाने के लिए। ओनली स्पेशली फेवर्ड नोबल्स लाइक हिज एल्डेस्ट सन दारा सुखो वर गिवन एक्सेस टू द रिवर। मतलब बहुत ही कम ऐसे लोग थे, बहुत ही स्पेशल लोग थे जिनको स्पेशली फेवर्ड नोबल्स कहा गया है, कि जिनको रिवर की एक्सेस थी, बाकी और किसी को नहीं थी। और जो बाकी सभी नोबल्स थे उनको अपने जो घर थे उनको रिवर यमुना के दूर जाके, मतलब सिटी के बीच में कंस्ट्रक्ट करवाने थे, जो कि यमुना रिवर से बहुत ही ज्यादा दूर थे। अब जैसे कि आप ये वाला मैप देखोगे, ये आगरा सिटी का है, तो आप देखोगे कि यहाँ जो यमुना रिवर है उसके साइड में इस तरह के जो गार्डन्स हैं ये बने हुए हैं। तो ये सभी जो गार्डन्स वगैरह हैं ये क्या हैं, ये उन नोबल्स के घर हैं जो कि रिवर के साइड में बने हुए हैं। बट अगर आप ये दिल्ली वाला सिस्टम देखोगे, शाहजहानाबाद का मैप, इसमें आप देखोगे कि सिर्फ यहाँ पे ये इतना बड़ा जो स्ट्रक्चर है, तो ये सबसे ज्यादा एक्सेस इसको मिली हुई है यमुना रिवर के पास। और बाकी थोड़ी बहुत एक्सेस है जो कि स्पेशली फेवर्ड नोबल्स के लिए है। और बाकी जो भी नोबल्स हैं उनको रिवर की एक्सेस नहीं दी गई, उनको अपने घर बनाए तो भाई अंदर जाके सिटी में बनाओ, वो सिस्टम था। ठीक है, तो आप यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हो। और ये डिफरेंस क्यों आया, क्योंकि जो रूलर है वो नहीं चाहता था कि नोबल्स को रिवर की एक्सेस मिले। सो इस सेक्शन में हमने देखा कि जो मुगल पीरियड है उसमें किस तरह की अलग अलग आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट्स हुई थी, किस तरह से गार्डन्स बनवाए जा रहे थे, स्पेशली जो 4 बाग्स हैं, मतलब कि जिसमें गार्डन्स को 4 क्वार्टर्स में डिवाइड किया हुआ है। हमने देखा कि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंस दी गई थी टॉम्स वगैरह बनवाने के लिए, उनको बहुत ही अलग अलग आर्किटेक्चरल स्टाइल से बनवाया जा रहा था। जैसे कि अकबर के टाइम में जो अकबर के आर्किटेक्ट्स थे उन्होंने जो तैमूर है उनकी टॉम से इंस्पिरेशन ली थी, और बहुत ही अलग अलग तरीके से फोर्ट्स वगैरह बनवाए जा रहे थे। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर देखने मिला हमें, जो कि शाहजहां के टाइम पे ताजमहल, तो उसको किस तरीके से बनवाया गया था, रिवर फ्रंट गार्डन वाले तरीके से उसको बनवाया गया था। और बहुत सारी अलग अलग आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट्स हुई शाहजहां के टाइम में। जो अलग अलग एलिमेंट्स थे मुगल टाइम के उनको एक तरह से फ्यूज कर दिया गया। किस तरह जो रूलर्स हैं वो अपने जो भी वो आर्किटेक्चर बनवा रहे हैं, जो भी वो फोर्ट वगैरह बनवा रहे हैं, या फिर जो ऑडियंस हॉल वगैरह बनवा रहे हैं, उसके थ्रू वो ये दिखाना चाहते थे कि जैसे शाहजहां के केस में वो अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड शो करना चाहते थे। और वो ऐसा शो करना चाहते थे कि जब रेड फोर्ट में उन्होंने अपना कोर्ट बनवाया कि ये ऐसा ऐसी जगह है जहाँ पे सबको समान माना जाता है, सबको अ, न्याय मिलता है। तो इस तरीके से हमने ये सभी चीजें इस सेक्शन में देखी। रीजन एंड एम्पायर। तो इस सेक्शन में हम देखेंगे कि किस तरह जो कोई आर्किटेक्चरल स्टाइल है वो एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचता है, किस तरह जो आइडियाज हैं वो शेयर होते हैं, राइट। सो जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज बढ़ी बिटवीन द 8th एंड 18th सेंचुरीज, तो फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे आइडियाज जो हैं वो भी चेंज होने लगे, वो भी शेयर होने लग गए अक्रॉस रीजन्स। ठीक है, मतलब कि 8th एंड 18th सेंचुरी के बीच वाला पीरियड हम टोटली इस बुक में पढ़ रहे हैं। तो क्या हुआ, धीरे धीरे इस पीरियड में ना बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज बढ़ने लगी। और जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज बढ़ी वैसे वैसे जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज से रिलेटेड आइडियाज हैं वो भी एक प्लेस से दूसरे प्लेस में शेयर होने लग गए।
एक जगह के जो ट्रेडिशंस है वो दूसरे जो प्लेसेस है वो भी अडॉप्ट करने लग गए। जैसे कि विजयनगर के एलिफेंट स्टेबल्स का अगर हम एग्जाम्पल लें, तो विजयनगर के आसपास जो सल्तनत हैं, बीजापुर एंड गोलकोंडा वाली, वहां पे जिस तरह का आर्किटेक्चरल स्टाइल था, वैसा आर्किटेक्चर स्टाइल विजयनगर में एलिफेंट स्टेबल्स बनाने के लिए यूज किया गया। और ऐसे ही वृंदावन में जो टेम्पल्स हैं वो उसी आर्किटेक्चरल स्टाइल से डेवलप किए गए हैं, जिस आर्किटेक्चरल स्टाइल से फतेहपुर सीकरी में मुगल्स के पैलेसेस बने हैं। ठीक है, कि जैसे फतेहपुर सीकरी में एक पर्टिकुलर स्टाइल से, आर्किटेक्चरल स्टाइल से मुगल के पैलेसेस बने हैं, सो वही वाला स्टाइल मथुरा में एंड वृंदावन वाले जो टेम्पल्स हैं उनमें यूज किया गया। सो ऐसे ही एक पर्टिकुलर एरिया में किस तरह का आर्किटेक्चरल डिजाइन यूज किया जा रहा है, वही किस तरह दूसरे प्लेसेस में चला जाता है, और वो किस तरह शेयर होता है। तो उसका एक रीजन ये भी है कि जैसे जैसे लार्ज एम्पायर्स बनते हैं, बड़े बड़े साम्राज्य बनते हैं, तो उसी वजह से क्या होता है, जैसे बहुत बड़ा साम्राज्य बनेगा, तो साम्राज्य बनेगा कैसे कि बहुत सारे एरियाज हैं वो एक ही रूलर के अंडर आ जाएंगे। ठीक है, इतना बड़ा एरिया पूरे एक रूलर के अंडर आ गया। अब इस पूरे एम्पायर में अलग अलग प्लेसेस होंगे, अलग अलग जगह होंगी। अब अलग अलग जगह होंगी तो उनमें अलग अलग आर्किटेक्चरल स्टाइल्स होंगे, अलग अलग आइडियाज होंगे, अलग अलग ट्रेडिशंस होंगे। तो जब ये लोग क्योंकि एक ही एम्पायर का पार्ट हैं, तो इनके बीच में इंट्रैक्शंस भी होगा अलग अलग एरियाज के बीच में, चाहे कोई ट्रेड वगैरह हो या और भी किसी वजह से इंट्रैक्शंस हो। अब क्योंकि ये एक ही एम्पायर का पार्ट है, तो जब लोग इस प्लेस से दूसरे प्लेस में जाएंगे, इंटरेक्ट करेंगे, तो लोग अपने आइडियाज भी शेयर करेंगे, अपने आइडियाज भी लेके जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि कोई इंसान एक पर्टिकुलर एरिया में रहता है, ठीक है, इस टाउन में रहता है, और यहाँ पे एक पर्टिकुलर स्टाइल के बिल्डिंग्स वगैरह बनाए जाते हैं। और जब ये पर्सन दूसरे जगह पर जाएगा और वहाँ पे वो स्टैब्लिश हो जाता है, अब उसे अपना घर बनाना है, तो अपना घर बनाने के लिए ये उसी तरीके से बनाएगा जैसे कि इसके पुराने वाले टाउन में बनाया जाता था। ठीक है, और जब ये अपना घर बना लेता है तो यहाँ के लोग कहते हैं भाई इसने तो बहुत सुंदर तरीके से घर बनाया है, बहुत अच्छा आर्किटेक्चरल स्टाइल है ये तो। और फिर धीरे धीरे इसे देख के बाकी जो यहाँ वाले लोग हैं वो भी उसी आर्किटेक्चरल स्टाइल से अपने घर बनाने लगते हैं। तो देखा किस तरह एक पर्सन की वजह से जो पूरा आर्किटेक्चरल स्टाइल है वो शेयर हो गया, आइडियाज जो है वो शेयर हो गए। तो इसी तरीके से एक प्लेस से दूसरे प्लेस में अक्रॉस रीजन्स आइडियाज जो है शेयर होते हैं। सो मुगल रूलर्स जो थे वो बड़ी ही जल्दी किसी पर्टिकुलर रीजन में जो आर्किटेक्चरल स्टाइल यूज किया जाता है उसको अडॉप्ट कर लेते थे। क्या होता था कि मतलब मान लो वो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में रूल कर रहे हैं और वहाँ पे बहुत ही सुंदर आर्किटेक्चरल स्टाइल किया जाता है, यूज किया जाता है, और वो मुगल्स को पसंद आ गया। तो फिर वहाँ पे वो जो अपनी नई बिल्डिंग्स बनवाएंगे मुगल्स, उनमें वो वही उसी रीजन का आर्किटेक्चरल स्टाइल यूज करेंगे। तो इस तरह ये लोग बहुत ही जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं रीजनल आर्किटेक्चरल स्टाइल को। ऐसे ही जैसे बंगाल का एग्जाम्पल लें, तो बंगाल में जो लोकल रूलर्स हैं उन्होंने एक रूफ डिजाइन डेवलप किया था। उसमें क्या था कि जो भी वो बिल्डिंग्स वगैरह बना रहे हैं उसकी रूफ कैसी होती थी, एक थैच्ड हट की तरह लगती थी। थैच्ड हट क्या होती है, जो घास फूस से बनी होती है, उसमें कुछ ऐसा होता है ना कि ये पूरा घास फूस से तरह बनी होती है और फिर नीचे घर होता है, इसकी रूफ ऐसी होती है ना। तो जो बंगाल के लोकल रूलर्स हैं उन्होंने कुछ इस तरीके के अपनी बिल्डिंग्स में रूफ डलवाई जो कि एक थैच्ड हट की तरह लगती थी। और मुगल्स को ये स्टाइल जो है वो बड़ा ही पसंद आया, ये जो बांग्ला डोम है। ठीक है, तो उन लोगों ने अपनी जो बिल्डिंग्स वगैरह बनवाई, फिर उन लोगों ने ये बांग्ला डोम को मुगल्स ने अपने बिल्डिंग्स में भी यूज किया। और इसी तरह बंगाल की तरह ही अलग अलग जगहों के इन्फ्लुएंस होते थे इनके आर्किटेक्चरल डिजाइन में। जैसे कि अगर हम अकबर के टाइम की बात करें, सो जो अकबर की कैपिटल थी फतेहपुर सीकरी, उसमें बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिनमें कि ऐसा आर्किटेक्चरल स्टाइल यूज किया गया है जो कि गुजरात एंड मालवा वाले आर्किटेक्चरल स्टाइल से इन्फ्लुएंस हुआ है। ठीक है, जिस तरह की गुजरात एंड मालवा में आर्किटेक्चरल स्टाइल्स यूज किए जाते हैं वैसे ही स्टाइल फतेहपुर सीकरी में भी देखने मिले। अब वैसे तो 18th सेंचुरी तक मुगल अथॉरिटीज जो थी, मुगल रूलर्स थे, उनका इन्फ्लुएंस कम हो गया था। बट इनके द्वारा जो भी आर्किटेक्चरल स्टाइल वगैरह डेवलप किए गए थे उनको आने वाले जो आगे इनके बाद वाले रूलर्स थे उन्होंने अडेप्ट किया। ठीक है, मतलब कि भले मुगल्स का इन्फ्लुएंस कम हो गया था बट जो भी इन लोगों ने आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट की थी उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा था। ठीक है, जो इनके मुगल्स के बाद वाले रूलर्स थे उन्होंने मुगल टाइम के आर्किटेक्चरल स्टाइल्स को अडेप्ट किया और उनको अपने बिल्डिंग्स वगैरह में यूज किया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एल्सवेयर, चर्चेस दैट टच द स्काई। अब 12th सेंचुरी के बाद से ही फ्रांस में बहुत सारे जो है चर्चेस बनाए जाने लग गए थे, और ऐसे चर्चेस जो कि पुराने वाले चर्चेस से और ज़्यादा टॉलर थे, ज़्यादा लंबे थे और लाइटर थे, मतलब कि थोड़े हल्के थे।
और इस आर्किटेक्चरल स्टाइल को कहते हैं गोथिक, राइट। सो इस आर्किटेक्चरल स्टाइल में हाई पॉइंटेड आर्चेस होती हैं, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि नॉर्मल आर्चेस कैसे बनती हैं, ऐसे बनती हैं, ठीक है। बट इसमें कैसे बनी हुई है कि बीच से यहाँ पे पॉइंटेड है, ठीक है, इसको ऐसे पॉइंट किया हुआ है, राइट। कि नॉर्मली तो ऐसे होता है, बट इन्होंने इसको बीच से ऐसे पॉइंट किया हुआ है। सो हाई पॉइंटेड आर्चेस एंड यूज ऑफ स्टेन्ड ग्लासेस, जो कलरफुल ग्लासेस वगैरह होते हैं, और ऐसे ग्लासेस जिनमें कि बाइबल के सीन जो हैं उनको डिपिक्ट किया हुआ है, उसकी इमेजेस बनी हुई हैं, फ्लाइंग बट्रेसेस, तो ये सब चीज़ों की इमेजेस उन ग्लासेस पे बनी हुई थी। टॉल स्पायर्स एंड बेल टावर्स। टॉल स्पायर्स क्या होते हैं? स्पायर्स होते हैं कि जो बहुत ही लंबे नुकीले से टावर्स होते हैं। इस तरह के आपने देखा होगा ना चर्च में कि कुछ इस तरीके के नुकीले से टावर्स होते हैं, तो वो होते हैं स्पायर्स। एंड बेल टावर्स, बेल टावर्स वो होते हैं जिनमें की बेल लगी होती है, जिसे घंटा घर आप कहते हैं। तो ये इतने लंबे लंबे होते थे कि ये बहुत ज़्यादा दूर से भी विजिबल होते थे। तो इस आर्किटेक्चरल स्टाइल का एक बेस्ट नोन एग्जाम्पल है चर्च ऑफ नोटर डैम इन पेरिस, जिसको बनने में काफ़ी सारे डिकेड्स लगे थे, काफ़ी दशकों में ये बनकर तैयार हुआ था, 12th एंड 13th सेंचुरी के बीच में। और इस स्टाइल का आप एग्जाम्पल तो इस पिक्चर में देख ही सकते हो, राइट। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ आवर चैप्टर नंबर 5 ऑफ क्लास 7th हिस्ट्री। आई होप यू लाइक दिस video, and if you do, then please give it a thumbs up, please subscribe the channel, and don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. So we will meet in the next video with a new chapter. Till then, take care and bye bye.